बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवदनाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 किंगडम फंजाई पार्ट 5 समझाऊंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको किंगडम फंजाई की डिवीज़न बताई थी और फिर डिवीज़न ज़ाइगोमाइकोटा को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन एस्कोमाइकोटा के बारे में बताऊंगी। फिर आपको वो डिजीज के बारे में बताऊंगी जो कि पैरासाइटिक फंजाई की वजह से कॉज होती हैं। तफसील से फिर हम लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइकोटा को स्टडी करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि फ्रूटिंग बॉडी यानी एस्कोकार्प की फॉर्मेशन किस तरह होती है और तफसील से हम यीस्ट के बारे में भी समझेंगे। आज का लेक्चर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन एस्कोमाइकोटा से स्टार्ट करते हैं। लफ्ज़ एस्कोमाइकोटा दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एस्कोस और माइकोस। एस्कोस का मतलब है ब्लैडर या सैक, सैक मतलब थैलेनुमा, और माइकोस का मतलब होता है फंजाई। इसलिए इनको हम सैक फंजाई भी कह सकते हैं। सैक फंजाई यानी थैलेनुमा फंजाई। ये एडवांस टाइप के फंजाई होते हैं जिसमें तकरीबन 30,000 स्पीशीज शामिल होते हैं। इनमें ईस्ट, कॉमन मोल्ड, मॉरल्स, ट्रॉफल्स शामिल हैं। इसके अलावा पैथोजेंस भी इनमें शामिल हैं जैसे कि पाउडरी मेल्ड्यू। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे फंजाई जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा ये इनमें पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक फंजाई भी इंक्लूडेड है। पैरासाइटिक का मतलब ऐसे फंजाई जो कि लिविंग होस्ट पर डिपेंड करते हैं अपनी ग़िज़ा के लिए, जबकि सेप्रोफाइटिक फंजाई कैसे फंजाई होते हैं जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए। अच्छा, और इनका माइसीलियम सेप्टेड होता है, यानी इनके माइसीलियम में पार्टीशन वॉल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके तकरीबन सारे ही जो मेंबर्स हैं उनमें माइसीलियम होता है, लेकिन सिवाय एक के जो कि यीस्ट है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसकी बॉडी माइसीलियम नहीं कहलाती है बल्कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा इनके तमाम मेंबर्स या तो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनि का मतलब वन और मल्टी का मतलब ज्यादा। तो इनमें या तो एक न्यूक्लियाई होते हैं या फिर ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं इनमें। ठीक है, पैरासिटिक फंजाई की वजह से पौधों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं जैसा कि एप्पल स्कैब, लीफ कर्ल ऑफ पीच, चेस्टनट ब्लाइट। एस्कोमाइकोटा की लाइफ साइकिल दो टाइप की रिप्रोडक्शन पर मुश्तमिल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इसके माइसीलियम से इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं जिसको हम कहते हैं कुनिडियोफोर। यहाँ पे ये कुनिडियोफोर है। इसके ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी चेन की शक्ल में प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम कहते हैं कुनिडिया। जैसी विंड चलती है तो ये कुनिडिया डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं मुख्तलिफ जगह पे, और जिन जगहों पे ये डिस्पर्स ऑफ होते हैं वहां पे इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है और ये एक नया माइसीलियम बना देते हैं। इस तरीके से इनकी ये साइकिल रिपीट होते रहती है। कुनिडिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो इसलिए जो इससे माइसीलियम बनता है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n ही रहते हैं। ठीक, ये हो गई कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाता है। ठीक है, ये एंथ्रीडियम है जो कि प्रोड्यूस हुआ है नेगेटिव मेटिंग टाइप हाइफे में, राइट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एस्कोगोनियम कहलाता है जो कि प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव मेटिंग टाइप हाइफे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी एक बीक की तरह स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है जो कि कंबाइन हो जाता है एंथीडियम के साथ। ठीक, यहाँ पे ये देख रहे हैं अब ये बीक लाइक स्ट्रक्चर जो कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब की शक्ल की तरह होता है, इसको कहते हैं ट्राइकोगाइन। ठीक है, तो
एंड इस बीक के थ्रू जो मेल न्यूक्लियाई है वो ट्रांसफर हो जाता है एस्कोगोनियम में। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर का न्यूक्लियाई ये शो कर रहा है कि ये एंथ्रीडियम का है, और ये रेड कलर के जो न्यूक्लियाई शो कर रहे हैं ये एस्कोगोनियम के। तो यहाँ से जो न्यूक्लियाई आ रहे हैं वो इसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ये फ्यूज नहीं हो रहे, यानी इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज पहले हो रहा है, इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। ठीक है, अब यहाँ इनके दोनों न्यूक्लियाई जो है हाइफे में आप देख सकते हैं, ये हाइफी है नीचे वाले स्ट्रक्चर, ये दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, जब एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं इसको क्या कहते हैं, ट्राई कैरियोटिक हाइफी, यानी डाई का मतलब है दो, और कैरियोटिक यानी न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई आपको बताया था कैरियोटिक कैरियन से निकला है, इसका मतलब है दो न्यूक्लियाई एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये फ्यूज नहीं हो रहे, राइट। और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, एस्कस, इसका भी न्यूक्लियाई दोनों देखें दोनों एक साथ है, ये फ्यूज नहीं हो रहे। ठीक है, यानी ये भी जो है डाइकैरियोटिक कंडीशन में है। ठीक है, और इस तरीके से हर एस्कस इसी कंडीशन में यहाँ इस बॉडी में अटैच होंगे। तो यहाँ पे इस बॉडी में बहुत सारे एस्कस इसी तरह यहाँ पे अटैच होंगे और नीचे हाइफी होगी। ठीक है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें बहुत सारे एस्कस अंदर भरे हुए हैं, इस बॉडी को हम कहेंगे एस्कोस्कार्प। ठीक है, समझ आ गया। अब आप आगे देखिए, इसके बाद कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी में क्या होता है, अब न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं इसके, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। पहले ये एन एन थे, यानी हैप्लॉइड दोनों थे। ठीक है, एन प्लस एन वाली कंडीशन थी, अब यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, ये 2n यानी डिप्लॉयड हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। और यहाँ आपको पता है जैसे ही जाइगोट बन जाता है तो इसके बाद फौरन क्या स्टार्ट होती है, मियोसिस। यानी मियोसिस होती क्या है, ये रिडक्शन डिवीजन है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में थे उसके आधे रह जाते हैं डॉटर सेल में, राइट। तो अब यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई बन गए, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, यानी इनमें यहाँ पे जो था एस्कस में जो थे डिप्लॉयड कंडीशन में थे, अब ये आधे हो गए, तो हर न्यूक्लियाई n n n 4n हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ये मजीद डिवाइड होते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस। अब माइटोसिस का मतलब क्या है, कैसी डिवीजन है, जितने मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर सेल में रहते हैं, यानी इस 4 सेल से 8 जो है हमारे पास न्यूक्लियाई बन गए, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम रहेंगे, n ही रहेंगे। यहाँ पे n था तो ये भी n ही रहे। ठीक, अब क्या होगा, इसके बाद हर न्यूक्लियाई सराउंड हो जाएगा साइटोप्लाज्म से और उसके गिर्द बन जाएगी मेम्ब्रेन, राइट। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तो इसी तरह यानी 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई से बन गए 8 एस्कोस्पोर्स। ये आप गिन सकते हैं, यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर्स फॉर्म हो गए, राइट। और इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि यहाँ पे कितने हो गए थे, पहले ही हैप्लॉइड हो चुके थे, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी हैप्लॉइड ही रहेंगे एस्कोस्पोर्स। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे ये देख लें, ये एक बॉडी है। अब ये आपको मैंने बताया था ना, ये फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प, जिसके अंदर बहुत सारे एस्कस अंदर भरे पड़े हैं, राइट, यहाँ पे सारे अटैच हैं। और जैसे ही ये मेच्योर हो जाते हैं एस्कस, तो ये बस्ट हो जाता है एस्कस, और इसमें से एस्कोस्पोर्स लिबरेट आउट हो जाते हैं और मुख्तलिफ जगह पे गिर जाते हैं। अब जैसे ही इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है तो इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये दो का बताया इन्होंने, एक पॉजिटिव मीटिंग टाइप और एक नेगेटिव मीटिंग टाइप बताया। अब ये बड़े होके दोबारा एंथ्रीडियम फॉर्म करेंगे और एस्कोगोनियम फॉर्म करेंगे। इस तरह ये साइकिल रिपीट होते जाएगी और इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया आप सबको। फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प 3 टाइप्स के होते हैं, एपोथीसियम, पैराथीसियम और क्लिस्टोथीसियम। हर फ्रूटिंग बॉडी को डिटेल से अब देखते हैं। पहले देखते हैं क्लिस्टोथीसियम को। क्लिस्टोथीसियम राउंडेड
और क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी है जो कि हर तरफ से बंद है और इसमें कोई ऑसिटॉल यानी किसी किस्म की कोई ओपनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई ओपनिंग नहीं है। इसके अंदर ये जो बॉडी है इसको कहते हैं एस्काई। ठीक है, एस्काई जो है वो अंदर की तरफ अरेंज हुए हुए हैं और इसके अंदर आप ये वाली राउंड बॉडीज देख रहे हैं ये कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तो ये एस्कोस्पोर्स जो है उस वक्त लिबरेट आउट होते हैं यानी उस वक्त बाहर निकलते हैं जब या तो फंगस की दीवार जो है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, या फिर ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी जो है इनकी ये क्या होती है, ये डिके हो जाती है। और इसकी एग्जांपल है ईस्ट या एस्परागिलस। अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी को जो है पेरिथीसियम। पेरिथीसियम फ्लावर शेप की होती है यानी सुरई की तरह इसकी शक्ल होती है और एस्काई इसके अंदर मौजूद होते हैं जबकि इसकी एपेक्स की तरफ ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं ऑसिटॉल। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है एरेसिफी। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम। एपोथीसियम कप शेप का या सॉसर या डिश शेप का होता है इसको कप, ये देखिए, और ये होता है ओपन, पूरा ये पूरी तरह ये ओपन होता है और इसकी कैविटी पर पूरी एक रो मौजूद होती है एस्काई की और इसकी एग्जांपल है मोरकेला और पिजिजा। सैक्रोमाइसीट्स यानी ईस्ट का ताल्लुक क्लास एस्कोमाइसीट्स फंजाई से है। ये सैप्रोफाइट्स के तौर पर फ्रूट में, लीव्स में, सॉइल में और शुगर मटेरियल में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, या तो ये ओवल शेप के या राउंड शेप के होते हैं। ये कवर्ड होते हैं बाहर से सेल वॉल से, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये सेल वॉल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है और यहाँ पे एक बड़ी बॉडी है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी की। और यहाँ पे बीन शेप के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया और सैक लाइक बॉडी इसमें मौजूद है जिसको कहते हैं गोल्जी एपरेटर्स। और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की बॉडीज हैं लिपिड ग्रैन्यूल। ईस्ट में दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईस्ट एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू और बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जबकि सेक्सुअली ये कॉन्जुगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ईस्ट सेल एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। इस मेथड में पेरेंट सेल, ये देखिए ये डायग्राम में पेरेंट सेल है, इसके ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है जिसको हम बड कहते हैं। ठीक है, और ये पेरेंट सेल में आप न्यूक्लियस देख रहे हैं और ये वैक्यूल है। जैसे ही ये बड पेरेंट सेल के ऊपर बन जाता है तो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियाई में, एक पेरेंट सेल के अंदर ही रह जाता है और दूसरा बड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया। इसी तरीके से कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस और मुस्तकिल रिपीटेशन न्यूक्लियर डिवीजन से बहुत सारे चेन बन जाती है बर्ड्स की। ठीक है, फिर ये बर्ड्स जो है वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाते हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं और फिर वो डेवलप करते हैं, नया फंजाई बनाते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। ईस्ट सेल एसेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करता है। इसमें पेरेंट सेल सबसे पहले डीएनए की डुप्लीकेशन करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है दो हिस्सों में और उसके नतीजे में दो डॉटर सेल बनते हैं जो कि पेरेंट सेल के बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी होते हैं। ईस्ट सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन मेथड के थ्रू होती है और ये उस वक्त होती है जब कंडीशंस फेवरेबल ना हो। उस दौरान दो सेल्स
फ्यूज करके बैरल शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं एस्कस। ठीक है, तो इस दौरान पहले आपको पता है कि हमने पहले भी ये बताया था कि जब भी दो सेल फ्यूज होते हैं तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। उसके बाद उसका न्यूक्लियाई फ्यूज होता है जिसको कहते हैं कैरियोगैमी। ठीक, और इसके फौरन बाद जाइगोट बन जाता है जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 2n, यानी यहाँ पे पहले n थे, फिर जब ये साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ n+n हो गए, राइट, और जब फ्यूज हो चुके हैं तो फिर बन गए 2n। इसके बाद हो जाती है मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन होती है। यहाँ पे 2n थे तो यहाँ पे अब जो न्यूक्लियाई बनेंगे 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे और उन सब में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यहाँ पे भी n होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और ये फिर दोबारा इसमें माइटोसिस होती है और इसके नतीजे में 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। माइटोसिस क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं जितने मदर सेल में, यानी यहाँ पे nn थे तो इसमें भी nn ही रहेंगे। ठीक, उसके बाद फिर ये जो न्यूक्लियाई है वो सराउंडेड हो जाता है साइटोप्लाज्म से और उसके बाहर मेम्ब्रेन कवर हो जाती है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्कोस्पोर्स। इस तरह 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और जब ये एस्कोस्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी वॉल एस्कस की फट जाती है और ये फ्री हो जाते हैं और बनाते हैं नया ईस्ट सेल। इस तरह इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो की गई है। ईस्ट की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वैल्यू है क्योंकि ये डिफरेंट जगहों पे इसका इस्तेमाल है, जैसा कि अल्कोहल फर्मेंटेशन में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट जब शुगर के साथ कंबाइन हो तो ये प्रोड्यूस करता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह बेकरी प्रोडक्ट्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है और वाइन मेकिंग में इसको यूटिलाइज किया जाता है। और अगर आप एक्वेरियम्स को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट की जाती है पौधों के लिए वो भी ईस्ट के थ्रू की जाती है। आपको एस्कोमाइकोटा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।